नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, चुनाव तो अब करीब करीब संपन्न हो गए हैं। एक फेज का चुनाव बाकी है। अब सारी तैयारी है काउंटिंग डे की। 4 जून को जब वोटों की काउंटिंग होगी, सारे देश की निगाह उस पर लगी हुई है। केवल उन लोगों की निगाह नहीं लगी हुई है जो चुनाव लड़ रहे हैं या जिन्होंने चुनाव लड़ाया है, बल्कि देश की जनता की भी निगाहें इस समय उस गणना पे हैं जो 4 तारीख को होगी। पूर्वानुमान तो हम लोगों ने लगा लिया, लेकिन इस बार की जो मतगणना होने वाली है ये बाकी चुनावों से थोड़ी भिन्न है। वो भिन्न इस प्रकार से है कि आज के तारीख में चुनाव आयोग के बारे में देश की जनता का जो मत है, देश की जनता पे उनकी विश्वसनीयता जिस स्तर पे है, वो मेरे ख्याल से पिछले 40-50 साल में कभी नहीं रही। टीएन शेषन के जमाने में एक समय था जब बड़े बड़े सरकारी अधिकारी टीएन शेषन के नाम सुन के कांपते थे, और टीएन शेषन ने यह बता दिया था देश की जनता को कि चुनाव आयोग कैसा होना चाहिए, चुनाव कैसे संपन्न होने चाहिए, चुनाव कैसे निष्पक्ष रूप से संपन्न होने चाहिए। यह हमारे चुनाव आयोग की हमेशा से प्रतिष्ठा रही। बीच बीच में एल के आडवाणी साहब ने और बाकी लोगों ने 2009 के बाद यह प्रश्न उठाया कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हैं। कुछ लोगों ने तो पुस्तकें भी लिखी जो बीजेपी में थे, लेकिन चलिए, वो तो जो चुनाव हारता है वो कहता है। 2014-19 के चुनाव में कांग्रेस ने यह महसूस किया और कुछ लोगों ने महसूस किया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। अब ये बात सच है गलत मुझे नहीं पता, लेकिन ये भावना आज के तारीख में 100 में से 80 लोगों में है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। और जो लोग मानते हैं, 20 लोग हैं जो मानते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, वो भी एक ही पार्टी के समर्थक हैं, और वो इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें पता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। ये भावना बहुत ज्यादा तेज है। अच्छा, इसके जवाब में जो चुनाव आयुक्त महोदय कहते हैं और बाकी जो पक्ष वाले हैं जो चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाते हैं, वो ये कहते हैं जहां आप चुनाव जीत जाते हैं वहां तो ईवीएम पे प्रश्न नहीं उठाते, जहां हार जाते हैं वहां आप चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं बताते। सवाल यह है, कर्नाटका के अंदर जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ये अपेक्षा किया जाना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पे कांग्रेस इतनी अच्छी तरह से जीतेगी। अगर निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं है तो ये पूछा जा सकता है ऐसा कैसे हुआ। तो उसका मुख्य कारण ये था कि कर्नाटका में सिविल सोसाइटी ने ये अपने ऊपर हाथ में ले लिया कि हमको चुनाव भी निष्पक्ष करवाने हैं और हमें काउंटिंग भी निष्पक्ष करानी है। और ये जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, इसमें रिटायर्ड आईएएस अफसर्स थे, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स थे, रिटायर्ड प्रोफेसर्स थे, रिटायर्ड जजेस थे। इन लोगों ने अपने समूह बना के ये कोशिश की कि निष्पक्षता को कायम किया जाए, क्योंकि उनका यह मानना था, जो हम लोगों का भी मानना है, कि देश में लोकतंत्र में लोगों का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर लोगों का, क्योंकि हमारे देश की विविधता के बारे में आप जानते ही हैं, अगर लोगों को लगा कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर चुनावों को मैनिपुलेट करके भारत के टोटल हर स्टेट्स की भावनाओं का दमन हो रहा है, तो ये देश के लिए, एकता अखंडता के लिए अच्छा नहीं होगा। तो देश की बहुतांश जनता ये चाहती है कि देश में चुनाव निष्पक्ष हो और उनकी काउंटिंग निष्पक्ष हो। तो कर्नाटका के अंदर सिविल सोसाइटी ने ये कोशिश की और ये इंश्योर किया कि वहां चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए कर्नाटका में कांग्रेस चुनाव जीती। यही तेलंगाना में हुआ, शायद मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर
जो ये इलेक्शन के सेफोलॉजिस्ट थे बता रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, छत्तीसगढ़ में तो जीत ही रही है, हारने का प्रश्न ही नहीं उठता है, मध्य प्रदेश में आसानी से जीत रही है और राजस्थान में टक्कर है, ये सेफोलॉजिस्ट ने कहा था। छत्तीसगढ़ में भी बुरी तरह से कांग्रेस हारी, मध्य प्रदेश में तो और बुरी तरह से हारी, और राजस्थान में उतनी बुरी तरह से नहीं हारी जो सेफोलॉजिस्ट कह रहे थे। शायद वहां कांग्रेस को ये पोलिस्टर्स और ये जो सेफोलॉजिस्ट थे इनकी बात पे इतना ज्यादा विश्वास हो गया था और सिविल सोसाइटी को भी ये लगने लगा था कि शायद कांग्रेस जीत रही है, इसलिए उतने ज्यादा विजिलेंस की आवश्यकता नहीं है, और वहीं धोखा हो गया और वो चुनाव हार गए। जिस प्रकार से आपने चुनाव प्रक्रिया में देखा कि एक तरफ से सत्ता पक्ष ने धर्म का पूरी तरह से उपयोग किया, जो पूरी तरह से चुनाव आचार संहिता में वर्जित है, जिस तरह की बातें की गई, पोस्टर्स लगाए गए, वीडियो चलाए गए, और दूसरी तरफ जहां विपक्षी दलों ने कोई भी बात अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी कही तो उनको नोटिस मिल गया, उनको चेतावनी मिल गई। तो जनता के दिमाग में एक नेचुरल प्रश्न उठता है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? होना चाहिए, हम आशा करते हैं निष्पक्ष हो, लेकिन अब सिविल सोसाइटी थोड़ी जागी है और सिविल सोसाइटी को लग रहा है कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि जो पोलिंग हो और उसके बाद जो काउंटिंग हो उसमें हेराफेरी ना हो, क्योंकि आरोप लगते हैं, अब आरोप सही है गलत मुझे नहीं पता, कि साहब वोट पड़ते हैं 1 लाख, काउंट हो जाते हैं 1,10,000। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि जो फॉर्म 17C होता है, जिसके अंदर ये पूरी सूचना हर पोलिंग बूथ पे होती है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े, और ये 17C फॉर्म में दस्तखत किए जाते हैं, सारे पोलिंग एजेंट्स उसमें दस्तखत करते हैं, और उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो सारे फॉर्म अगर वहां के पोलिंग एजेंट चाहें तो उनको देते हैं, और यही फॉर्म 17C अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में भेजते हैं और वही चुनाव आयोग में पहुंचते हैं। तो चुनाव आयोग के पास किस पोलिंग बूथ पर कितने वोट पड़े, किस लोकसभा क्षेत्र में कितने वोट पड़े और पूरे हिंदुस्तान में कितने वोट पड़े, इसका एक गणना का मात्र एक कारण और एक माध्यम है, वो 17C है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग से कि ये 17C है, जो जितने आपको मिले हैं 15-16 लाख आपके पास होंगे, इनको सबको वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। चुनाव आयोग ने कहा ऐसा फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं, और इस पे हमारी कोई कानूनी बाध्यता है, हम इसे नहीं अपलोड कर पाएंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, चुनाव के बाद इसको सुनेंगे, लेकिन मामले की गंभीरता को समझते हुए कपिल सिब्बल साहब ने, जो बड़े बुद्धिमान और बड़े योग्य वकील हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने 7-8 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी पार्टीज के सारे पोलिंग एजेंट्स को कुछ निर्देश दिए, कुछ ध्यान देने की बातें की, और उन्होंने कहा कि अगर सारे पोलिंग एजेंट्स इस चीज पे सावधानी बरतें तो हेरा फेरी की संभावना को काउंटिंग के दिन बहुत कम किया जा सकता है। जैसा कपिल सिब्बल साहब ने कहा, जितने भी लोग पोलिंग और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जागृत हैं, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए जागृत हैं, मैं अपेक्षा करता हूं, मैं आशा करता हूं कि उन्होंने अपने सारे पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स को यह निर्देशित कर दिया होगा और कपिल सिब्बल साहब की वो वीडियो पहुंचा दी होगी, और अपने पोलिंग एजेंट्स को यह सुनवा दिया होगा जो कपिल सिब्बल साहब चाहते हैं कि इसकी मानना हो। क्योंकि अगर आपको बेईमानी रोकनी है, अगर आपको देश के लोकतंत्र को रोकना है, संविधान को बचाना है, तो आपको कदम फूंक फूंक के रखने पड़ेंगे। केवल चुनाव संपन्न करा दिए, उसके बाद अगर आप ईवीएम सेंटर्स के पास भी जाके बैठ जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, जब तक कि काउंटिंग के समय वो सारी एहतियात आप नहीं बरतेंगे जो माननीय कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि जब ईवीएम आपके सामने आएंगी काउंटिंग में, तो उसमें एक तो कंट्रोल यूनिट नंबर होगा, उसके अंदर एक बैलेट यूनिट नंबर होगा, और उसमें एक सील होनी चाहिए
और इसका मिलान आपको करना है कि जो दिखाया गया है ईवीएम के अंदर और जो वास्तविकता में जिस ईवीएम में वोट पड़े हैं वो एक ही है या नहीं, क्या वो बदले गए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि वहां पे जो टाइम दिया गया होगा कि किस दिन वोट पड़े और किस दिन काउंट हो रहे हैं, जिस दिन वोट पड़े उसके टाइम को नोट करना बहुत आवश्यक है। अगर मान लीजिए कहीं 25 मई को वोट पड़े और 25 मई को 7 बजे तक वोट पड़े, तो उसमें 25 मई 7 मई तक का टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि 26 मई को सुबह 8 बजे का टाइम हो जबकि वोटिंग संपन्न हो गई 25 मई को। इसका मतलब अगर टाइम में कोई हेरफेर है, इसका मोने कोई घपले किए गए, ये कपिल सिब्बल साहब ने कहा। तो खैर वो वकील हैं, बड़े सुयोग्य वकील हैं, उनकी बात को मैं कितना इंटरप्रेट कर पाया मुझे नहीं पता, मैं कोई कानूनविद नहीं हूं। लेकिन सारे लोकसभा के कैंडिडेट चाहे बीजेपी के हों चाहे अपोजिशन के हों, कपिल सिब्बल साहब की इस वीडियो को अपने सब कैंडिडेट्स में और अपने पोलिंग एजेंट्स पे और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उन तक पहुंचा दें और वो इसको ध्यान से देखें कि कोई भी हेराफेरी काउंटिंग में ना हो। और ये सिविल सोसाइटी ने भी ठान लिया है, ये सिविल सोसाइटी जिसमें रिटायर्ड जजेस हैं, आईएएस अफसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने भी ये ठान लिया है कि चाहे काउंटिंग सेंटर्स के अंदर या काउंटिंग सेंटर्स के बाहर ये भी तैनात रहेंगे, हर तरह का सपोर्ट करेंगे और किसी भी बेईमानी को रोकने में वहां पे जितने पोलिंग एजेंट्स हैं उनका सहयोग करेंगे। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद संकेत है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है, कोई परेशानी नहीं है। अगर वहां जो ईवीएम्स आएंगी उसके अंदर देखा जाएगा सील लगी हुई है, जितने वोट पड़े 17C के हिसाब से उतने ही काउंट हुए, कोई परेशानी की बात नहीं है, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। लेकिन वहां पे मुस्तैदी रखनी होगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी, वहां के जो अफसर हैं उनको भी, वहां जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको भी, और जो पोलिंग काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको भी, कि किसी प्रकार की कोई हेराफेरी ना हो। अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो दूसरे एक बहुत विख्यात प्रख्यात वकील हैं, उन्होंने भी कुछ चीजों को बताया। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का भी उल्लेख किया जहां जो मेजर कंट्रोल यूनिट है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसको 15 दिन तक प्रिजर्व रखा जाएगा। और जिन इंजीनियर्स ने उसको प्रोग्रामिंग की होगी उसको कंफर्म करेगा कि वही प्रोग्राम है या उसमें कोई छेड़खानी की गई और उसके दस्तखत कराए जाएंगे। इसका माने माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है, और मानी बात है चाहेगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट है, देश की सर्वोच्च न्यायालय है, कि देश के अंदर जनता का जो कॉन्फिडेंस है वो लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में और संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों पर हो। अगर वो टूटेगा तो देश के लिए, एकता अखंडता के लिए खराब होगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट शायद निर्णय लेना चाहता है, जो स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोगों का सबका जो पूरा सम्मान है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रति है तो चुनाव आयोग के भी प्रति। और अगर चुनाव आयोग काउंटिंग के दिन सब चीजों को वैसे ही कराता है जैसा कराना चाहिए, और ऐसा नहीं लगता जैसे माननीय मोदी जी कन्याकुमारी में जाकर स्वामी विवेकानंद के मेमोरियल पे मौन व्रत पे बैठ गए, कोई आपत्ति नहीं है, बैठना चाहिए, कोई भी बैठ सकता है, मैं भी जाके बैठ सकता हूं। और 1 तारीख को चुनाव होना है। अब ये साइलेंट पीरियड है जिसके अंदर कोई कन्वेंसिंग नहीं कर सकता, ठीक है, पूजा मैं भी करूं, आप करें, आप नमाज पढ़ें, आप गुरबानी पढ़ें, आप अपनी प्रेयर पढ़ें, जो भी करना है करें, लेकिन वहां पे कैमरे को ले जाने की क्या आवश्यकता है। जब आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप पूजा करते हैं या अजान करते हैं या कुछ भी अपने धर्म के अनुसार आप कोई पूजा करते हैं, तो क्या आप कैमरे लगाते हैं, वहां 10-10 कैमरे लगाते हैं? इसका मतलब मकसद क्या है आपका, आपका मोटिव क्या है? आपका मोटिव यह है कि देश की जनता को अपनी भव्यता, अपनी दिव्यता, अपने का परमेश्वर का अवतार कहने की भावना को लगाना है और उनको मानसिक रूप से हाईजैक करना है। आप पूजा करें, आप ध्यान करें, आप मौन व्रत करें, लेकिन कैमरे ना ले जाएं। और अगर कैमरे ले जाएं तो उसका व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनल्स के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार ना हो, वरना तो ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अब मुझे शक है, मुझे नहीं पता
ये चुनाव आयोग ये निर्देशित करेगा कि ठीक है माननीय मोदी जी, आप मौन व्रत में रहें, लेकिन आप कैमरे नहीं ले जाएंगे और कैमरे से कोई प्रसारण नहीं होगा और इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का कोई प्रयास नहीं होगा। अब कन्याकुमारी से और खबरें मिल रही हैं, वहां पे 3,000 पुलिस वाले माननीय मोदी जी की सुरक्षा में रहेंगे। 3,000। चुनाव होने हैं 1 जून को, पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्स की जरूरत है पोलिंग बूथ पर, और वो माननीय मोदी जी की सुरक्षा 3,000 करेंगे एक व्यक्ति की। वहां पे लोगों का आगमन आना जाना जो है उसे रोक दिया गया है, जो समुद्र के किनारे जो है उसको वर्जित कर दिया गया है। होटल के, ये बताया जा रहा है कि होटल के जो सी फेसिंग रूम्स हैं उनको खाली करा लिया गया है। तो एक लोकतांत्रिक देश में देश के प्रधानमंत्री जो अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, उनके लिए इस प्रकार का अधिनायकवादी कदम उठाना प्रशासन के लिए क्या आवश्यक है? और ये क्या चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास है? माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से महात्मा गांधी के लिए कहा है, जैसे एक मनोज सिन्हा साहब हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह कह दिया कि महात्मा गांधी तो पढ़े लिखे नहीं थे। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, ये मनोज सिन्हा साहब को पता होगा, और मनोज सिन्हा साहब उसी इंजीनियरिंग से कॉलेज से पढ़े जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं पढ़ा हूं। मैं उनसे सीनियर हूं, मैं 73 बैच का हूं, शायद वो 78 बैच के हैं। मुझे शर्म आई कि इतने प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू के प्रबुद्ध इंजीनियरिंग के छात्र ये बात कह रहे हैं कि महात्मा गांधी पढ़े लिखे नहीं थे। खैर, उनपे केस किया किसी ने, वो केस चल रहा है। इसके बाद माननीय मोदी जी ने कह दिया कि महात्मा गांधी को कोई जानता ही नहीं था, वो तो जब उनपे पिक्चर बनी तो लोगों को पता चला। बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में पूरे विश्व में क्या छवि बन रही होगी? हमारा देश जो है इसको पूरे विश्व वाले, और मैं जानता हूं, मानता हूं, क्योंकि मैं प्रोफेसर रहा हूं, मैंने सारे विश्व के हर देश के बच्चों को करीब करीब पढ़ाया है, और मैंने ये पाया कि हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं बड़े कुशाग्र बुद्धि हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से तपस्या करनी पड़ती है जो विदेश के बच्चों को शायद नहीं करनी पड़ती। इसलिए वो संघर्ष करके लोहे में आग में तप के निकलते हैं, इसलिए वो कुशाग्र होते हैं। आज तक मुझे रूप धातु याद है जो बचपन मैंने याद की थी, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति उस समय थी। आज तो खैर प्राइवेटाइज करके उसे खत्म कर दिया गया है। तो महात्मा गांधी के बारे में एक इतने प्रबुद्ध देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि उनको कोई जानता नहीं था, जबकि महात्मा गांधी के बारे में तो पूरे विश्व के अंदर अगर कितने देश हैं और कितनी स्टैचूज महात्मा गांधी की लगी हैं, और कब लगी हैं? जब ये पिक्चर बनी महात्मा गांधी के ऊपर, उससे 40 साल पहले उनकी मूर्तियां लग गई। और देश के जितने बड़े भी आंदोलनकारी लोग थे, जिन्होंने सत्याग्रह का पाठ पढ़ा था महात्मा गांधी से, जो अपना गुरु मानते हैं महात्मा गांधी को, चाहे वो बराक हुसैन ओबामा हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे वो कोई दूसरे हो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, चाहे जब G20 का सम्मेलन हिंदुस्तान के अंदर हो, सारे देश के राष्ट्राध्यक्षों को माननीय मोदी जी खुद गांधी जी के समाधि स्थल पे ले जाए और वहां घंटों सिर झुकाए, विश्व के राष्ट्राध्यक्ष अपना सिर झुका के खड़े रहे। जहां पे विदेश से अगर कोई भी अतिथि आए तो उसको साबरमती आश्रम ले जाएं माननीय मोदी जी, गोडसे के आश्रम न ले जाएं। इसका मैंने महात्मा गांधी की महत्ता तो विश्व में हर आदमी जानता है। अब ये प्रश्न ये है कि जो 4 जून की काउंटिंग है, इसको निष्पक्ष हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी हर वो काउंटिंग एजेंट पे है जो कि काउंटिंग सेंटर्स पे मौजूद रहेगा और किसी भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होगा। सभी राजनीतिक दलों को एक निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को काउंटिंग एजेंट बनाएं जो विश्वसनीय हो, बिके नहीं, क्योंकि उन्हें भी खरीदा जाएगा, पैसा बहुत है उधर। यह भी प्रयास होगा कि आपको एग्जिट पोल जब 1 जून को शाम को आएगा उसमें दिखाया जाएगा कि एनडीए जीत रहा है।
और ये गोदी मीडिया द्वारा दिखाया जाएगा और आपके दिमाग को कैप्चर किया जाएगा, एक माइंड गेम खेला जाएगा, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि एनडीए को 305 सीट मिल रही है और बीजेपी को 280 मिल रही है। ये अभी से मैं बता रहा हूं, ये किया जाएगा, ये माइंड गेम खेला जाएगा जिससे आप हतोत्साहित हों, जिससे जो काउंटिंग सेंटर से बैठे हुए लोग हैं वो हतोत्साहित, और ये होगा। यूट्यूब चैनल सही बात बताएंगे और जो गोदी मीडिया है वो बिल्कुल एनडीए को मेजॉरिटी दिखाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि शेयर मार्केट क्रैश कर जाए। जब काउंटिंग शुरू होगी, ये भी आपके काउंटिंग एजेंट्स को पता होना चाहिए, जब काउंटिंग शुरू होगी पहले वो ईवीएम खोले जाएंगे जहां बीजेपी को लीड मिलने की संभावना है और इसको प्रचारित प्रसारित किया जाएगा। और ये चुनाव आयोग ये सूचना देगा कि ये बीजेपी यहां जीत रही है, इतनी सीट जीत रही है, उतनी जीत रही है, तो जितने भी अपोजिशन पार्टीज के राजनीतिक दल के वहां प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो काउंटिंग सेंटर छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये माइंड गेम होगा जिसमें आपको फंसाने का प्रयास होगा। आप वहां मौजूद रहेंगे, अंत तक मौजूद रहेंगे, क्योंकि जहां पे अपोजिशन को वोट्स मिलने वाले हैं वो ईवीएम बाद में खोली जाएंगी और तब चुनाव पलटेगा। और जो कपिल सिब्बल साहब ने कहा, जो अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा व्यक्त की, अगर आपके काउंटिंग एजेंट उन चीज पर बिल्कुल वीडियो को देखकर उन चीज का अनुपालन करेंगे तो बेईमानी को रोका जा सकेगा और देश के अंदर आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आवश्यक है। इसलिए एग्जिट पोल में क्या होगा मैंने आपको बता दिया, और अगर वहां बेईमानी मिलेगी, सील टूटी हुई मिले, अगर आपको पता चले, और अगर काउंटिंग को धीरे धीरे किया जाएगा तो उसमें भी आपको निगाह रखनी है। आपको हर वो चीज की निगाह रखनी है जो देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने की आवश्यकता है। आप देश के लोकतंत्र के प्रहरी हैं जो उस दिन वहां पे काउंटिंग सेंटर्स पे मौजूद होंगे। सिविल सोसाइटी का मैं प्रणाम करता हूं, उन्हें बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं कि देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जो पढ़े लिखे लोगों ने अपनी बड़ी बढ़ती हुई उम्र के बावजूद देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको समर्पित किया है, मैं प्रणाम करता हूं। और सारे वकील लोग, सारे बुद्धिजीवी लोग, सारे प्रबुद्ध लोग, रिटायर्ड जजेस, आईएएस अफसर, सिविल सर्वेंट, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट जो इस लोकतंत्र के युद्ध में अपना योगदान दे रहे हैं, वो सब प्रणाम करने योग्य हैं। हम आशा करते हैं 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो ईमानदारी से होगी, चुनाव आयोग जो उसके कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करेगा और देश को एक निष्पक्ष चुनाव, जो भी रिजल्ट हो हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर किसी प्रकार की बेईमानी करने का प्रयास हुआ तो मेरे ख्याल से ये देश के लोकतंत्र संविधान के लिए अच्छा नहीं होगा। यही मेरा निवेदन था। प्रणाम, धन्यवाद और आभार।